अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। नबी वसल्लम की जंगी हिकमत अमली क्या थी? एज अ सिपा सलार, बतौर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट तो कहते हैं, सिपा सलार को कहते हैं ना। ये मेरे नोट बने हुए, पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे मैंने पॉइंट लिखे हुए होंगे वो भी देख लेंगे। इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है। माशी जंगी हिकमत अमली, नफ्सियाती जंगी हिकमत अमली, प्रियम्पटिव वॉर को क्या कहेंगे उर्दू में, है इसको देखते हैं। टेक्निक्स कौन सी थी उनकी? पेट्रोलिंग करवाते थे, ठीक है। एम्बिशियस इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैप्चर करना। टाइम एंड डेप्थ आर बेस्ट एक्सेसिबिलिटी फॉर एनी मिलिट्री डिफेंस, ठीक है जी। कम्बैट स्किल्स, प्रिपरेशन ऑफ वॉर, बर्निंग ऑफ फायर, ये मैं बताती हूँ मैंने क्या लिखा भैया, आपको नहीं समझ आई। मिलिट्री ट्रेनिंग, रेसेस फॉर मैन, हॉर्सेस, कैमल। नॉलेज इज माई वेपन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। इल्म मेरा हथियार है। ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने पहले तो यही बात उस तरह से करेंगे कि जंगी हिकमत अमली को भी अगर आप देखें तो बतौर सिपा सलार भी आपको देखें तो ये पॉइंट तो आपने जरूर लिखना है, बेशक वो पीस मेकिंग अपने पूछ रहा, क्या आपने जंग के तस्वुर को यकसर बदल के रखा। पैराडाइम शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ वॉर। जंग, वो जदल जो उस वक्त कायम था जिसमें लोग जो है बुरी तरह से एक दूसरे को कत्ल करते, फिर लाशों को मसल देते, मसक देते, जो हालात थे उन हालात में उन्होंने जो जंग का तस्वुर दिया, दैट वाज टोटली ऑपोजिट एंड दैट वाज टोटली, जिसको आप कहते हैं कि इक्वलेंट टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के मयार, इंसानियत के वकार के बराबर जो है ना, उन्होंने एक चीज को लाके खड़ा कर दिया। वो तो हैवानियत है ना, आप दरिंदों की तरह एक दूसरे को कत्ल कर रही है, तो कोई प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए ना जंग के भी। तो ये जो वॉर के लॉज हैं, जो प्रिजनर के लॉज हैं, ये सारी चीजें जो आज 21वीं सदी में यूरोप दावा करता है, मगरब दावा करता है हमने दिए लोगों को, ये हमने इन लोगों को इंसानियत सिखाई, तो ये तो आज से 1450 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। तो जहां तक बात है, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा है वही देख लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर की जो टेक्निक है ये नई नई है। इसको अगर देखा जाए तो मतलब बात ये है ना कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में तो उन्होंने कोई जंग के ऊपर किताब तो नहीं लिखी थी ना, लेकिन जो उनकी जंगी हिकमत अमली थी उनको अगर हम देखें तो आजकल के जमाने में जो जंगी हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं, तो वो उन्हीं के इक्वलेंट्स थी, ठीक है। इकोनॉमिक वॉरफेयर माशी, किस तरह से जो काफले जाते थे ना मदीना वालों के तिजारत के लिए, शाम के इसके मक्का वालों के जो काफले सॉरी जाते थे, तो उसके ऊपर आप छोटे छोटे रेड करवाते थे, ठीक है। जाहिर है वो जानी दुश्मन थे, उन्होंने उनको उनके घरों से निकाल दिया, उनकी जायदादें तक उन वहीं रह गई, मतलब एक ह्यूज लॉस था जो कि हम लोगों को फेस करना पड़ा था। तो एज अ रिजल्ट उसके रिटेलिएट बैक करने के लिए इतनी पावर तो नहीं थी कि वो मदीना में इकट्ठे होते और फौरन से जंग कर लेते। वो बदर की तो हो गई, वो भी खैर आगे पूरी मैं पढ़ाऊंगी जंगी बाद में। तो पहले क्या होता था कि उन्होंने जो तकनीक अपनाई वो ये कि उनके तिजारती काफिलों पर छोटे छोटे रेड्स करते थे, ठीक है। और फिर जो है जासूसी का निजाम भी उन्होंने शुरू करवाया था, लोगों को भेजते थे कि जो काफिला आ रहा है जाके सिर्फ देख कर आओ। तो कभी रेड भी होते थे तो वो अनएक्सपेक्टेड होता था उनके लिए। तो अबू सफियान जब काफिला लेकर आ रहा था अपना शाम से तिजारत करके, तो उसको भी ये खदशा हुआ कि ये मतलब डायरेक्ट वॉर कर देंगे ना मेरे साथ, ये सब कुछ लूट लेंगे। तो मुआशी जो वॉरफेयर है इसकी वजह यही थी कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए। ये तो एक पहले बात हो गई, बदर से पहले भी इस तरह से हो रहा था, बाद में भी ये तकनीक आप अपनाते रहे। जब शाम के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, कुछ हुक्मरानों ने, जहां से तिजारत मदीना मक्का वाले कर रहे थे, तो ये चीज रिटर्न है कि आपने उनको मतलब मना फरमाया कि भाई उनके साथ तिजारत ना करें।
तो उनके ऊपर इतना माशी दबाव पड़ा कि अबू सुफियान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद लेने आना पड़ा। ये और बात है कि फिर वो आए हुए को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, उन्होंने उसकी मदद की, अबू सुफियान की। लेकिन एक उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी तो स्टैब्लिश कर ली ना, एक इकोनॉमिक माशी दबाव तो उनके ऊपर डाल दिया ना। उसकी वजह यही थी कि वो लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर तो वो इकोनॉमिकली साउंड होंगे तो वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में उलझे रहेंगे और वेपन्स और जो है वॉर की तरफ आएंगे। तो इकोनॉमिक वॉरफेयर, जिसका आज मगरिब दावा करता है कि ये जंग की तकनीकें उनकी शुरू की हुई हैं, आज से 1450 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत सक्सेसफुली यूज किया। फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नफ्सियाती दबाव डालना। ठीक है, नफ्सियाती जंगी हिकमत अमली। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी आपने बहुत अ, बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय किया। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि बदर के मौके पर आपने अल्लाह से दुआ की कि वो मदद करे आपकी, तो फिर मदद के लिए फरिश्ते उतारे गए, सारी रात आप दुआ करते। अब वो देखें, साइकोलॉजिकल वॉर, नफ्सियाती जो है ना, नफ्सियात जो लड़ रहे हैं आपकी साइड से, उनकी समझना भी जरूरी होता है, और जो आपके राइवल्स हैं उनका समझना भी जरूरी होता है। जो फरिश्ते मदद को उतरे थे वो कफ्फार को नजर आते थे एज अ कम्बैटेंट, दो दे वर नॉट टेकिंग पार्ट इन द वॉर। रीजन, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, साइकोलॉजिकल उनको वो करने के लिए कि देख ये तो इतने ज्यादा हैं तादाद में। फिर उसके बाद सफ बंदी, रैंकिंग अप अ लाइन। जो सफ बंदी थी हमेशा वो ऐसे की जाती थी कि उनको तीन टुकड़ों में बांट देते थे। ये आज मॉडर्न टेक्निक ये यूज हो रही हैं। बाद में नबी वसल्लम के ट्रेन जितने ये सिपाही थे, इन्होंने इतनी इतनी फतूहात की हैं, जिनमें खालिद बिन वलीद का नाम सर फहरिस्त है, जिनको तो बतौर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट पढ़ा जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद को। तो वो उन्होंने टेक्निक कहाँ से सीखी थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेन किए हुए लोग थे। तो खैर बात ये कर रही थी कि छोटी भी हो ना फौज, तो उसको तीन टुकड़ों में बांट दिया करती थी। तो टुकड़ों में बांट देने से जो है वो फिर उसकी सफबंदी ऐसे करते थे कि एक सेंट्रल होती थी, दो साइड से होती थी, और बाज दफा ये होता था कि पीछे हट के और फिर दोबारा जो है वो करते थे, दोबारा से अटैक करते थे। तो ये जो उनकी सफबंदी की तकनीक थी, ठीक है, वो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती थी दुश्मनों के ऊपर। ठीक है, फिर ओहद की जंग, ओहद की जंग में तो उन्होंने पीछे से पलट के वार किया था ना वैसे। लेकिन नबी वसल्लम वाज कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट दैट इट कैन हैपन, सो दे इट्स दे ऑक्युपाइड द स्ट्रेटेजिक प्लेस एंड दे सैड अब्दुल्ला बिन जबीर के यहाँ से मत हिलना, बेशक तुम्हें कव्वे और चील नोच खाएं, या तुम्हें खबर मिले कि मतलब जो कुछ भी हो गया है कि यहाँ से मत हिलना, बट दे लेफ्ट दैट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और एज अ रिजल्ट उनको रिपरकशन जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैप्चर करने वाले पॉइंट पे आप उसको लिखेंगे कि ओहद के मौके पर कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैप्चर की। बद्र के मौके पर, बद्र पता है क्या था? बद्र, मैम कुएं थे। क्या? वेल। नहीं, हाँ, कुआं था, कुआं। हाँ। तो वो जो वेल था उसको पहले जाकर उसकी पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया था मुस्लिम्स ने। तो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्युपाई करना, ये भी एक जंगी टेक्निक होती है जहां से आप बेहतर तरीके से लड़ सकें। ठीक है। खैर प्रियम्पटिव वॉर में ये है कि देखें, जो खैबर के यहूदियों के साथ जंगे हुई हैं वो प्रियम्पटिव वॉर थी। प्रियम्पटिव ये होती है ना कि आपको खतरा होता है कि वो आपको आपके साथ लड़ाई करेंगे के बावजूद, तो बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि वो आपके ऊपर अटैक करें और आप प्रिपेयर ना हो,
तो आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पहले उनसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लड़ाई कर लें। तो ये जो वो खैबर की जंग है, ये प्रिएम्प्टिव वॉर थी। जो मक्का का फतह करना है, ये प्रिएम्प्टिव वॉर थी। ठीक है। तो प्रिएम्प्टिव वॉर, इसका नाम ना बेशक उस टाइम पे इन्वेंट हो, लेकिन ये सारी जंगी टेक्निकें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्प्लॉय की। ठीक है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन का मैंने आपको बता दिया, पेट्रोलिंग के लिए दस्ते भेजते थे। ठीक है। अब हजरत तलहा ने खबर लाया था कि अबू सफियान तिजारती काफिला ला रहा है। फिर हजरत, एक मिनट इधर आगे मैंने कहीं लिखा होगा, एक और थे, उनको भेजा था कि जाकर जो है वो पेट्रोल करके आओ और देख कर आओ कि क्या सूरत हाल है। तो उसने आके बताया कि वो तो इतने डर गए हैं कि वो अबू सफियान ने बंदा भेज दिया है कि भाई हमारी मदद को आए, और वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। और फिर उन लोगों ने, वो थोड़े से कुछ लोग थे जो आगे, उन्होंने अब हर अव्वल दस्ता जो जिसका थे वो जो पहला भेजा था, उन्होंने फिर वो बदर का जो वेल था उसको ऑक्युपाई कर लिया था। और फिर बाद में वहां पर जंग इन्होंने की थी। तो ये मैं बात किस चीज की कर रही थी, वेयर इट हैज गॉन। पेट्रोल की, एम्बिशंस की, इंटेलिजेंस की, जासूसी का निजाम, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ठीक है। टाइम एंड मतलब वक्त का, और उसके जो फोरसाइट है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है किसी भी मिलिट्री डिफेंस के अंदर। बर वक्त आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप जो है वो जंग जीत सकते हैं। ठीक है। फिर कम्बैट स्किल्स, लोगों की कम्बैटेंट की जो स्किल्स थी, ठीक है, सिपाहियों की जो तरबियत थी, वो आप करते थे। ठीक है। उसके लिए ये होता था, रेसेस करवाते थे लोगों की भी, जानवरों की भी, ये हॉर्सेस की, कैमल्स की। ठीक है। और तीर अंदाजी, नेजाबाजी, ये तो वैसे उस टाइम अरब में आम था, लेकिन इसको बाकायदा करवाते थे आप एज ए मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। ये वाले पॉइंट्स आगे बताती हूँ मैं आपको। बर्निंग ऑफ फायर, अच्छा, ये बर्निंग ऑफ फायर जो है, ये भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक था जो आपने अप्लाई किया था। ये था फतेह मक्का के मौके पर। अच्छा, होता ये था कि जब ये अरबों में जंग होती थी, तो जंग के लिए लोग जाते थे, तो वो अपना ज़ाहिर है खाने पीने का इंतजाम उस तरह से तो नहीं होता, तो वहीं पर मतलब करते थे। और, कुछ साथ लेकर जाते थे खाने पीने की अशिया, पानी गर्म करना हो, या मतलब इसको क्या कहते हैं, सर्दी के से बचने के लिए, बहरहाल वो अपने अलाव तैयार करते थे। और दूसरा रोशनी के लिए भी अलाव तैयार किए जाते थे, बहरहाल अलाव तैयार करते थे। अब जो अलाव तैयार किए जाते थे वो टोलियों की शक्ल में होते, मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल हो जाते थे। 100 लोग इकट्ठे हो गए हैं, 50 एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो टोलियों की शक्ल में, और एक अलाव के गिर्द वो इकट्ठे हो जाते थे, ऐसे होता था। नॉर्मली ऐसे होता था। ज- फतेह मक्का के मौके पर देयर वर 10,000 पीपल। ठीक है। 10,000 सोल्जर्स हु वेंट फॉर द वॉर, बट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम टू प्रिपेयर अ प्रिपेयर एंड केव ऑफ, एक मिनट, क्या बताने लगी थी। हाँ, सॉरी, मैं भी एकदम ब्लैंक हो गई कि आप हर कोई अपने लिए अलग अलग अलाव तैयार। तो 10,000 मशलें, 10,000 अलाव जब जल उठे, तो मदीना के लोग, मक्का के लोगों ने तो बगैर हथियार उठाए ही हथियार डाल दिए। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर की ये एक टैक्टिक्स आपने वहां पे भी यूज की थी। ठीक है जी। फिर लार मार्टिन, एक फ्रेंच स्कॉलर है, वो कहता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड astounding results are the criteria of the human genius who could dare compare any great man in a modern history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये उसने आपकी जंगी हिकमत अमली को देखते हुए कहा था, और इसकी उर्दू ये लिखी हुई है, अगर मकसद की अजमत महदूद जराए हैरान कुन नताइज की बुनियाद पर इंसानी जहानत को परखा जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से किसी शख्स का मवाजना मुमकिन नहीं। परखा, यहाँ पे ये पता नहीं सही पता चल रहा है या नहीं, इसमें दो चश्मी है भी आएगी, परखा ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ये उसका ट्रिब्यूट है। और फिर इधर ही आ जाओ। नबी वसल्लम के अपने पास, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या वैसे कहीं पे फैक्ट्स लिखने के लिए अच्छे लगते हैं, पता होने चाहिए। अपनी उनकी 9 स्वॉर्ड्स थी, 7 आर्मर्स थे, 6
बोझ थे, कमान थे, 2 शील्ड थी आपके पास, 2 स्पेयर भाले होते थे वो, 3 वुडन हैंड्स थे। आर्थर गिलमैन अबाउट मक्का कॉन्कर। He restrained his army from all shedding of blood and showed every kind of humility and thanksgiving. आर्थर गिलमैन कहता है फतेह मक्का के बारे में, ठीक है। मतलब कोई भी खून नहीं बहा तो फतेह मक्का के मौके पर ना, और उसके बावजूद उन्होंने इतनी आजिज़ी का और मुजाहिरा किया और अपने रब के शुक्रगुजार होते गए, ठीक है। एंड थैंक्स गिविंग मतलब शुक्रगुजार होते गए, ठीक है जी। फिर ये लिखा हुआ है, फिजाए बद्र को आप बीती याद है अब तक, पर ये वादी ना रहे तौहीद से आबाद है अब तक, ठीक है। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारके वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स आपके लिए निकाल के अच्छे करके लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सब आपने डिफेंसिव वॉर लड़ी, ऑफेंसिव वॉर कोई भी नहीं थी, ठीक है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, टैक्टिक्स ऑफ वॉर में जासूसी का निज़ाम, स्ट्रेटेजिक प्लेस को ऑक्युपाई करना, मिलिट्री ट्रेनिंग करवाना, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, जंग के असूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीछे डिस्कस नहीं हुआ, इसको गौर से देखिएगा। लड़ने वाले जो है सिपाही, उसके क्या हकूक होंगे कम्बैटेंट के, और नॉन कम्बैटेंट जो होंगे उनके क्या हकूक होंगे, ठीक है। कोलैटरल डैमेज जो है उससे मना फरमाया। प्रिजनर्स ऑफ वार के राइट के बारे में, टाइम ऑफ अटैक के रात के वक्त जो है हमला ना करो। मसले की ममानत यानी लाश की हुर्मत को कायम किया, ठीक है। हम फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स एंड गाइडेड फ्रॉम दी फ्रंट, मतलब सिपह सालार की हैसियत से उन्होंने फ्रंट से गाइड किया, ये नहीं कि मैदान जंग को छोड़ दें, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स करवाई उन्होंने। राइट ऑफ कम्बैटेंट, नॉन कम्बैटेंट पहले देख लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है का मफ़हूम है कि जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो राहिब हैं, और जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनके ऊपर आ, हाथ मत उठाओ। जंग के दौरान की बात है, मतलब उनको मत छेड़ो। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने आगे रेफरेंस लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ, ठीक है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का देखो तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ बहुत बुरा सलूक होता था उस जमाने में, लेकिन यहाँ पर आप बदर की मिसाल लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ अटैक यानी कि रात को हमला करने से मना फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोलैटरल डैमेज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसलों को तबाह करने और जमीन में तबाही और बर्बादी से मना फरमाया, ठीक है। फिर लाश को मसलने से एक मसला का मतलब उसकी ममानियत की मना फरमाया, उसकी हुर्मत को कायम किया। इंसानी जान की हुर्मत होती है और इंसानी लाश की भी हुर्मत है, उसको मसलने को चलने से मना फरमाया, म्यूटिलेशन से उसकी मना फरमाया, ठीक है। ही ऑलवेज रमेन्ड फर्स्ट अमंग द इक्वल एंड गाइडेड फ्रॉम द फ्रंट। इसमें आप ओहद की एग्जांपल लिख सकते हैं, उनके दंदान मुबारक शहीद हो गए लेकिन वो गए नहीं मैदान जंग से, वहां पर डटे रहे, खड़े रहे, ठीक है। सोल्जर्स की ट्रेनिंग करते थे, उनका जो जोश जज्बा है उसको बुलंद करते थे। उनके उसके लिए वो क्या करते थे, मतलब एक तो ट्रेनिंग वो होती है ना जो कि फिजिकल करते थे, जो उनकी मॉरल ट्रेनिंग है, जो उनके अंदर जिहाद का जज्बा है उसको उभारने के लिए उनको बार बार कुरान की आयतें बताते थे, अल्लाह का हुक्म बताते थे, जन्नत की बशारतें बताते थे, कि सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर बताते थे कि जो जंग हम करने जा रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह से जो है ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सिपा सालार के लिए, वो अपने सोल्जर्स के साथ कितना निटेड है, कितना बॉन्डेड है, और उसके जो मतलब मकसद है जंग का, उसके साथ लोगों की आइडियोलॉजिकल एडहेरेंस कितनी ज्यादा है। तो इस चीज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ये है जी, फीड द हंग्री, विजिट द सिक एंड फ्री द कैप्टिव। ये आपने अब इधर लिख देना है, किधर गया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर में यह रेफरेंस आपका आ जाएगा। फीड द हंग्री, भूखे को खाना खिलाओ, विजिट द सिक, बीमार की तीमारदारी करो, और कैदियों को आजाद कर दो, ठीक है। ये हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ है।
अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, लेकिन हद से मत बढ़ो, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक है, ये हदीस का रेफरेंस है, इस तरह की वैसे कुरान का वर्स भी है। फिर एक और हदीस है, डू नॉट गो टू एक्सट्रीम। ठीक है, डू नॉट रिसॉर्ट टू ट्रीचरी, डू नॉट म्यूटिलेट, डू नॉट किल चिल्ड्रन। He also advised not to harm non-combatant women and elderly during warfare। ये आप एक एक करके अलग अलग हर पॉइंट में वो लिख सकते हैं। फिर एक हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग का अजाब देना, लिख लें बेशक, आग के बनाने वाले के सिवा किसी के लिए जायज नहीं। आग का अजाब देना आग के बनाने वाले के सिवा किसी के लिए जायज नहीं। फिर एक और हदीस शरीफ है कि नबी अकरम, एक सहाबी से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मार के बांधने से मना फरमाया। किसी भी शख्स को जंग के दौरान मार के बांधना की बांध के मार, सॉरी यार, किसी को बांध के मार देना, तो उससे मना फरमाया। ठीक है, धोखाधड़ी, मैम जंग में भी प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो अडहरेंट रहना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस है, असल मुसलमान वो है जिसके हवान और हाथ से दूसरे महफूज रहे। मतलब देखें, सब कुछ है, जंग की जरूरत अपनी जगह थी ना, तो इसलिए उन्होंने जंगें लड़ी, लेकिन इन द एंड ही ऑलवेज फॉरगिव हिज एनिमी, ही वाज डिटरमिन्ड टू मेंटेन पीस, ही वाज डिटरमिन्ड टू हैव एन एग्रीमेंट विद द पीपल। सुलह हुदैबिया के मौके पर जहां भी एग्रीमेंट हो सकता था, मुआहिदा हो सकता था, उन्होंने मुआहिदा किया, अमन के मुआहिदा किया, और उसकी लोगों को तरगीब भी दी। ठीक है, कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर कायम हुआ, तो ये क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये आप इस तरह की चीजें इसमें ऐड करेंगे, तो ये एक बिल्कुल गलत तस्वुर है। इस्लाम इस वजह से कायम हुआ कि जो लोग यहाँ जाकर फतूहात करते थे ना, उन फतूहात में कोई ब्लड शेड नहीं होता था, और जिस तरह से फिर वो वहाँ लोगों को डील करते थे, जो इज्जत और एहतराम उनको देते थे, उससे लोग खुद फोल्ड ऑफ इस्लाम के अंदर एंटर होते थे। ठीक है, इनमें मैंने आपको एग्जांपल बता दी, ये आपने लिख लेनी है। इसमें आपने हदीस के छोटे छोटे ये इसी तरह से टुकड़े हैं रेफरेंस के, ये आपने लिखने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कोलैटरल डैमेज से मना फरमाया, लाश की ममानत से मना फरमाया, मसलने से उसको ट्रेनिंग करते थे, गाइड करते थे लोगों को। ठीक है, एक अच्छे मिलिट्री स्ट्रेटेजी लीडर की जितनी क्वालिटीज होती है मिलिट्री लीडर की, वो सब आपके अंदर थी। ठीक है, उनका मोरल बढ़ाते थे। जी, ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन। सीरा से जो वैसे हम आउटलाइन में टॉपिक है वो एज अ इंडिविजुअल है। एज अ इंडिविजुअल तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, एज अ इंडिविजुअल वही है जो उनकी जिंदगी क्या है, उनकी जिंदगी यही चाहते हैं, एज अ डिप्लोमेट है, बतौर फर्द क्या थे, एक माशरे का हिस्सा थे, बाप थे, एक भाई थे क्योंकि फॉस्टर सिस्टर थी उनकी, शौहर थे। ठीक है, तो उनकी एक दोस्त थे। ठीक है, माशरे का फर्ज थे, तो इंडिविजुअल तो उनकी यही जैसे हैं, उसमें उनकी जो डीलिंग है सारी, मतलब ये तो क्वेश्चन मिक्स हो जाता है, और ये वैसे पेपर में इस तरह से एज ए इंडिविजुअल पूछता भी नहीं है। वो पूछता है तो ज्यादा वो उनके पूछता है, पीस मेकर पूछता है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट पूछता है। ठीक है, एजुकेटर और डिप्लोमेट भी पूछ सकता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, पॉइंट ही आपने 8-10 सिर्फ या आपने माइंड में मेमोराइज करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, tolerance and forgiveness in the light of Holy Prophet peace be upon, discuss the status and the grade of tolerance and forgiveness in the life of नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सब्र और माफी की मिसालें उसने पूछी हुई हैं। तो ये आप लिखेंगे सारे, जो हमने एज अ पीस मेकर पढ़ा है, यही सारी चीज वो पूछ रहा है, इसको इसी तरह से जो है अटेम्प्ट करेंगे, ये आपने करना है। ठीक है, ये मैं असाइनमेंट के तौर पे, जनरल एस्टिमेट ऑफ द होली प्रॉफिट करेक्टर इन द बैटल फील्ड एज अ कमांडर। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे एज अ कमांडर ये सारी चीजें, जो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज क्या होती थी एज अ कमांडर,
उनका अपने सोल्जर्स के साथ क्या रोल होता था एज अ कमांडर, उनका अपने एनिमीज के साथ क्या रिलेशन होता था एज अ कमांडर। इसको तीन आप उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, और फिर तीनों डायमेंशंस को अलग अलग फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट द प्रॉफिट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, ये सारे इसी तरह से आर्ग्यूमेंट सीधे सीधे आ जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी, पीस मेकर इन द वर्ल्ड, how Prophet exemplified him as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with the pagans, Jews and Christians। ये इसमें चार्टर ऑफ मदीना को डिस्कस करना है, उनकी जो जंग के बाद जो माफी का वो था उसको डिस्कस करना है, मक्का के लोगों के साथ जो उनका रवैया था उसको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर जो उनकी इनफरादी जिंदगी में जो उनके साथ इन लोगों ने किया और उन्होंने उनको माफ कर दिया उस चीज को डिस्कस करना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजीज इन द लाइट ऑफ सीरा, ये अगेन सीधा सीधा सवाल है, इसको थोड़ा सा आपने करना है, इसके ऊपर नजर सानी करनी है और इसकी थोड़ी सी आउटलाइन डेवलप करनी है। बता तो मैंने आपको। अच्छा मैम, ये वाला जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज वाला सवाल है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि प्री वॉर स्ट्रेटेजी क्या होती थी रसूल खुदा की, ड्यूरिंग वॉर क्या होती थी, और पोस्ट वॉर स्ट्रेटेजी क्या होती थी। ठीक है, किसी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा सवाल पे डिपेंड करता है। उसने पूछा था हुआ था यहाँ पर इन बैटल फील्ड में, अब देखो उसने पूछ ही ये लिया कि वो बैटल फील्ड में कैसे थे कमांडर, तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरीके से उसको डायसेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो जर्नल क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से डायसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में गुंजाइश है तो जरूर कर सकते हैं। ठीक अच्छा है। मैम, आप जब तैयारी करती थी अपने सवालों की, तो फॉर एग्जांपल आप चैप्टर के रेफरेंसेस वगैरह पढ़ती होंगी एंड देन सवाल अटेम्प्ट करती होंगी, या पहले से ही सवाल बनाती थी एंड देन उसको तैयारी करती थी। सवाल कौन से बनाती थी? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस है ना, आप इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करती थी, मतलब फॉर एग्जांपल आपने चीजें पढ़ी एंड देन अटेम्प्ट करने बैठ गई, या पहले इसको तैयार करती थी एंड देन इसके ऊपर वापस से एक प्रैक्टिस करती थी। एक बात बताऊं आपको, यस मैम। मुझसे मत पूछा करें मैंने कैसे पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत हैphazard पढ़ा है। दैट नॉट एन आइडियल वे टू स्टडी द वे हाईएस्ट। मैंने दो दो जॉब के साथ पढ़ा है, और जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। बस अल्लाह ताला की वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। खैर मैं आपको बताती हूँ, मैं देखें मैंने इस्लामियात के, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये चीज नहीं कर रही हूँ, अब आपने इससे ये इंस्पायर नहीं होना कि हमने भी यही काम करना है। हाँ मैम, जैसे ओके दैट्स मैम, नॉट एन ओके। आइडियल वे। मैंने पढ़ा बहुत था। आ, जहां तक अटेम्प्टिंग की बात है तो मैंने सिर्फ एक फुल मॉक अटेम्प्ट किया था, और उसके अलावा मैंने, मतलब एक तो फुल पेपर था, इसके अलावा मैंने चार पांच सवाल और अटेम्प्ट किए थे। वो जो चार पांच सवाल और थे वो मैंने आपको भेज दूंगी, जैसे जक़ात वाला है, एक जक़ात वाला किया था, एक जहाद वाला किया था, ऐसे चार पांच सवाल और अटेम्प्ट किए थे। लेकिन देखें, अपनी अपनी समझ की बात होती है, अपने अपने पढ़ाई का तरीका होता है। अगर हम साइंटिफिकली, बाकी तो छोड़ दें, एम्पिरिकली देखें तो दिस इज द बेस्ट वे कि आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने पेपर में कैसे चीजें जाके अटेम्प्ट करनी। लेकिन मैं इसके बगैर भी काम चला लेती थी, कोई मानता ही नहीं है, कोई भी नहीं मानता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 157 मार्क्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। लोग मुझे कहते हैं कि अपने मॉक सेंड कर दें जो आपने दिए हैं, अपने अटेम्प्टेड पेपर सेंड कर दें। मैं इनको कहती हूँ मेरे पास नहीं है, एंड पीपल थिंक कि मैं छुपाती हूँ, मैं उनको देती नहीं। मैंने पेपर टू थ्योरी एप्लीकेशन होती है, किसी ने आया रखी है मुझे पता नहीं रखी, तो पेपर टू को भी मैंने ऐसे नहीं किया था कि मैंने पूरे पूरे मॉक दिए हों। दो चार सवालों की आउटलाइन डेवलप कर ली थी, बाकी मैं सोचती, हाँ ये नहीं है कि मैं पेपर नहीं देखती थी, पास पेपर में देखती थी। मैं बस उनको देखती थी और मैं अपने माइंड में सोचती थी अच्छा ये ऐसे ऐसे हो सकता है, चलो ठीक है हो सकता है, बस अगला कदम। मैं मैं ये काम नहीं करती थी। अच्छा मैम, ये कुछ सवाल ये था कि मैम ये जो हमारे अक्सर सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो मैम इंग्लिश के अलावा इन पेपर्स में भी चेक होती हैं वो मिस्टेक्स हमारी। देखें, बेसिक मिस्टेक्स कम होनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि मतलब
मैं भी, मेरी इंग्लिश अगर इतनी अच्छी नहीं भी है, मैं अगर एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप मुझे दे रहे हैं, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा बेसिक मिस्टेक हो रही है तो मुझे अजीब लगेगा। या जो यस मैम, बिल्कुल। या जो बेसिक आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उस क्वेश्चन की, एटलीस्ट वो उसके स्पेलिंग गलत ना हो, उसकी हेडिंग्स गलत ना हो। बाकी ऐसा नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उस चीज को देखने लग पड़े तो फिर हम इन इतने लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, उर्दू में जिसने लिखना है उसकी इमला की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू डू। एग्जामिनर आपको इंग्लिश में गुंजाइश देता है, उर्दू में नहीं देता। ठीक है मैम। आप मैं तो वो बिल्कुल जो होती है ना एक, जो आला नस्ल की उर्दू होती है, वो तो आजकल हम लोग सभी भूल गए हैं। बोलने का मकसद ये है कि जो नॉर्मल उर्दू है उसमें चल जाएगी बात। हाँ, चल जाएगी। मैं आपको मैं एक आध बात। ऐसा ना तखल्लुस की बातें हो रही हो मैं, फिर वो तो नहीं आती हमें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि गलत नहीं हो, लिखना गलत, जैसे आजकल लोगों की उर्दू बहुत खराब है, मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि बेसिक लफ्ज होते हैं उसमें समझ ही नहीं उनको आ रही होती कि वो लिखना कैसे है। तो मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ। तो खैर, अब ये तो रह ही गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं फिर आपको बाद में करा दूंगी। और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैम टेस्ट डेट डिसाइड कर लें, आपने कहा था एक टेस्ट मैं कंडक्ट कर लूंगी। हाँ, मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक मंडे है को मैम। आप दे दे मुझे। ठीक है मैम, डन। उसमें हमने अभी तक जो टॉपिक्स किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इतने मतलब तुम लोग, मैं क्या कहूँ, ये भी नहीं मुझसे पूछ रहे थे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। खैर, एक इकोनॉमिक सिस्टम किया हमने, पॉलिटिकल सिस्टम किया, इस्लाम का जुडिशियल सिस्टम किया, कियास किया, और सोशल सिस्टम। हाँ, कियास किया, इजमा किया, सोशल सिस्टम किया। अभी आज हमने होली प्रॉफिट एज अ पीस मेकर और होली प्रॉफिट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट पढ़ा है। आई विल हाईली ठीक है अप्रिशिएट कि अगर आप लोग एज अ डिप्लोमेट पढ़ लें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ा दूंगी। इसमें मैंने आपको ना, ये जो वैसे मैंने स्लाइड शेयर करूंगी, इसमें मैंने सारे चीजें लिख दी हैं। एज अ डिप्लोमेट में आपने आपको सिर्फ इंसिडेंट्स ज्यादा से ज्यादा पता होने चाहिए, और वो ये हैं जो मैंने लिख दी हैं। फिर भी मैं आपको एक अगर ऐसा हो जाए कि मैं आपको एक वॉइस मैसेज कल सेंड कर दूं 5-10 मिनट का, जिसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं और बाकी चीजें आप खुद पढ़ लें, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगी। ये हल्फुल फजूल का मुआवजा है, तनसीब हिजर असवद है, पहली हिजरत हबशा है, अकबा की प्लेजेस हैं, बैत अकबा अव्वल, बैत अकबा सानी, हिजरत यस मैम, मदीना आप है, वो वॉइस मैसेज भेज देंगे हमारे लिए, सही रहेगा, कोई इतना इशू नहीं दस्तूर होगा मैम। मदीना है, मीसाक मदीना है, हुदैबिया है, सुलह हुदैबिया है, फिर खतूत जो उन्होंने लिखे, ठीक है, फिर क्वालिटीज क्या थी, दूर अंदेशी थी, ठीक है, कंसिलेशन की तरफ जाते थे, लाइन डिसीट, ये इसलिए लिखा है कि आजकल की डिप्लोमेसी में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन नबी वसल्लम एज अ डिप्लोमेट ऐसे नहीं थे। वो अपने प्रोमिसेस को जो है ऑनर करते थे, वो अपने एग्रीमेंट्स को जो साइन करते थे वो रखते थे, निगोशिएशंस करते थे लोगों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स पे लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनके पास अपनी एक मोहर मुबारक थी चांदी की, ठीक है, जो कि खतूत पर लगा कर भेजा करते थे, और जो डिप्लोमेट्स भेजते थे उनकी एक एस्टेब्लिश जो है वो इंटेग्रिटी होती थी, मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पर, दो कि जो शख्स उस काबिल होता था उसको ही वो ओहदा देते थे। तो डिप्लोमेसी के लिए भी ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करते थे। तो ये जो पॉइंट है, ये मैंने उनकी ऐसे एसेट बना दिया है कोई, कि क्वालिटीज क्या थी उनकी। इसको यूं भी आप कर सकते हैं, कंट्रास्ट के आज करके डिप्लोमेट से आप उनको कंट्रास्ट करके देख सकते हैं। आजकल तो कहते हैं ना कि अगर डिप्लोमेट कहे यस तो इट्स मीन प्रोबेबली, अगर डिप्लोमेट कहे प्रोबेबली तो इट मीन्स नो, और अगर डिप्लोमेट कहे नो तो इसका मतलब है वो डिप्लोमेट ही नहीं है। समझ आइए बात की, कि भाई आप एज अ डिप्लोमेट इनकार करने की क्या जरूरत है। आप कहें यस तो इट्स मीन प्रोबेबली, और अगर आप कह रहे हैं प्रोबेबली तो इट मीन के ये मुमकिन नहीं है काम, लेकिन आपने वैसे ही लारा लगा दिया अगले बंदे को। लेकिन अगर आप नो कह रहे हैं तो इट्स मीन आप डिप्लोमेट ही नहीं है। ये एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, मैं आईआर में लिखती होती थी। तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफारतकारी के प्रिंसिपल्स थे वो ये नहीं थे, वो लाइंग डिसीट और चीटिंग वाले नहीं थे, वो ओपन थे।
हाँ, उनकी फॉरसाइट थी। आप अपनी दूर अंदेशी से जो है अपनी मर्जी के एग्रीमेंट साइन करा दें, वो और बात है। अपनी दूर अंदेशी से कंसिलेशन की तरफ आए, एग्रीमेंट की तरफ आए, तो ये उनकी फॉरसाइट थी। ये एज अ डिप्लोमेट ये सारी हल्फुल फजूल, ये एक अकाल का मेला हुआ करता था, वो बंद होने वाली है बिल्कुल क्लास। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये बाय कर लूंगी जूम की वो। लेकिन बात एक्चुअली ये है कि मेरे पास अभी रेगुलर क्लासेस है नहीं, तो इस वजह से मैं इसका जूम का वर्जन ले नहीं रही। अच्छा खैर, ये वाला जो है ना, आप देखना अकाल का मेले का ये एक वाकया है, और आपने हो सकता है पढ़ा हो, वरना मैं आपको बता दूंगी।